हेलो व्यूअर्स, आज हम कक्षा 9वीं के अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए और वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो अर्थशास्त्र कक्षा 9वीं, इसमें अध्याय 1 है पालमपुर गांव की कहानी। तो इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो अभी अर्धवार्षिक परीक्षा में हो सकता है इसमें से कुछ 2 और 3 नंबर के क्वेश्चन भी आ जाए और वार्षिक परीक्षा में इसमें से वैकल्पिक प्रश्न ही आने की संभावना है। तो इसमें पहला प्रश्न जो महत्वपूर्ण है वो भौतिक पूंजी क्या है, इसके विभिन्न प्रयोग को उदाहरण सहित समझाइए। भौतिक पूंजी क्या है और इसके विभिन्न प्रयोग को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका उत्तर होगा भौतिक पूंजी एक प्रकार की संपत्ति है। ठीक है, भौतिक पूंजी एक प्रकार की संपत्ति है जिसका उपयोग उत्पादन या निर्माण प्रक्रिया में किया जाता है। उदाहरण है किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। तो भौतिक पूंजी जो है एक प्रकार की संपत्ति होती है जिसका उपयोग उत्पादन या निर्माण प्रक्रिया में किया जाता है, जैसे हल, जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि। के बाद जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हरित क्रांति क्या है, इसने भारत की खाद्यान्न समस्या को कैसे दूर किया है, समझाइए। तो इसका उत्तर है हरित क्रांति का आशय कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से जो अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों व नई तकनीक के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुई है। हरित क्रांति से कृषि में नवीन मशीनों जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ट्यूबवेल, पंप आदि के प्रयोग से खाद्यान्न समस्या दूर हुई है। और दूसरा है कि हरित क्रांति से आशय फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होना है। तो यदि आपके पास अर्थशास्त्र के प्रश्नोत्तर यदि नहीं है, आपने नहीं लिखे हैं, तो चैनल की प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान में सारे विषय के प्रश्नोत्तर बहुत ही सरल भाषा में है, जिससे कि आप आसानी से उन्हें याद कर सकते हो और उन्हें सुनकर भी आप याद कर सकते हो। इसके बाद एक और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हमें पता ही होना चाहिए, खेती के आधुनिक एवं पारंपरिक तरीकों में कोई 4 अंतर बताइए। तो आधुनिक खेती का तरीका और पारंपरिक खेती का तरीका। तो आधुनिक खेती का तरीका में मशीनों द्वारा खेती की जाती है और पारंपरिक में हलों के माध्यम से बैलों द्वारा खेती की जाती है। इसमें दूसरा है जैविक खेती ज्यादा नहीं होती और इसमें है जैविक खेती ज्यादा होती है। तीसरा, स्वास्थ्य के लिए ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती आधुनिक खेती क्योंकि इसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग होता है। और इसमें यह है जैविक खेती जो पारंपरिक खेती है स्वास्थ्य के लिए अच्छी मानी जाती है। इसके बाद सिंचाई के साधनों में नलकूपों, ट्यूबवेल का प्रयोग किया जाता है और पारंपरिक खेती में सिंचाई के साधनों में नदी एवं कुओं का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है अगला जो पॉइंट है तुलनात्मक रूप से खेती में उत्पादन अधिक होता है आधुनिक खेती में, जबकि पारंपरिक खेती में उत्पादन अपेक्षाकृत कम होता है। इसके बाद अध्याय 2 है अर्थशास्त्र का संसाधन के रूप में लोग। संसाधन के रूप में लोग, तो इसके भी हम प्रश्नोत्तर देख लेते हैं और इनके वैकल्पिक प्रश्नों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा जिससे कि आप इनको अच्छे से तैयार कर सको। तो इसमें प्रश्न जो पहला है शिक्षा किस प्रकार मानव पूंजी निर्माण का आवश्यक घटक है, समझाइए। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शिक्षा किस प्रकार मानव पूंजी निर्माण का आवश्यक घटक है, समझाइए। तो इसका उत्तर है शिक्षा व्यक्ति को अधिक कुशल बनाकर उसकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करती है। शिक्षा व्यक्तियों की आर्थिक विकास की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी द्वारा आर्थिक विकास की दर को बढ़ाती है और शिक्षा सभी व्यक्तियों की मानसिक क्षमता को बढ़ाती है। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में अंतर बताइए। तो इसमें से प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि मानव पूंजी क्या होती है या फिर भौतिक पूंजी क्या होती है। तो यदि मानव पूंजी वाला क्वेश्चन आता तो आपको ये लिखना है और भौतिक पूंजी वाला क्वेश्चन आता तो आपको ये लिखना है और यदि अंतर आता तो ये पूरा ही लिखना है। तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं। मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में निम्नलिखित अंतर है। तो इसमें पहला है मानव पूंजी से आशय कर्मचारी द्वारा संगठन में लाई गई ज्ञान, प्रतिभा, कौशल और क्षमताओं के भंडार से है। इसमें आएगा भौतिक पूंजी से आशय कंपनी की मानवीय संपत्ति से है। दूसरा है मानव ने अपने ज्ञान के आधार पर पूंजी को विकसित किया है और भौतिक पूंजी अपने समय अनुसार परिवर्तित होती गई, जैसे आदि मानव के समय औजार और आधुनिक औजार। तो इस प्रकार मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में अंतर है। इसके बाद अगला जो अंतर वाला क्वेश्चन है प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में अंतर बताइए। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में अंतर बताइए। तो जब कोई शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कार्य करने को इच्छुक हो लेकिन उसे काम न मिले
तो इसे खुली या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। तो अब हम अंतर देख लेते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में। जब श्रमिक काम तो कर रहा होता है लेकिन उसकी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं होता प्रच्छन्न बेरोजगारी में, जबकि मौसमी बेरोजगारी में ये बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। कृषि कार्य समाप्त होते ही लोग बेरोजगार हो जाते हैं। मतलब कृषि के कार्य साल भर के लिए नहीं होते हैं, साल के कुछ महीनों में होते हैं और कुछ महीनों में कृषि में कार्य नहीं होता, तो वो जो समय होता है वो मौसमी बेरोजगारी का समय है। इसके बाद दूसरा है प्रच्छन्न बेरोजगारी में इसे आंशिक या अल्प बेरोजगारी भी कहते हैं, जबकि इसमें वर्ष के निश्चित समय पर बेरोजगार होते हैं। तीसरा पॉइंट है इस बेरोजगारी में किसी विशेष आर्थिक क्रिया में उत्पादन हेतु आवश्यकता से अधिक मात्रा में श्रमिकों के लगे होने से, मतलब अधिक मात्रा में श्रमिक लगे इसलिए हर श्रमिक का जो है सही से उपयोग नहीं हो पाता और वे अपनी पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर पाते हैं। जबकि मौसमी बेरोजगारी में है ये बेरोजगारी उन उद्योगों में कार्यरत है जो पूरे वर्ष सामान्य वस्तु या सेवाओं का उत्पादन नहीं करते हैं, क्योंकि वर्ष के कुछ महीनों में उनमें उत्पादन कार्य नहीं होता है, ऐसी स्थिति में बेरोजगारी हो जाती है। इसके बाद अगला पाठ है अध्याय 3 है निर्धनता एक चुनौती। इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेंगे और यदि आपने इसके प्रश्नोत्तर नहीं लिखे हैं या नहीं पढ़े हैं अभी तक तो चैनल की प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है, आप आसानी से उन सारे प्रश्नोत्तर को पढ़ के समझ सकते हो, जिससे कि आपको ये पाठ भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसके लिए आपको सारे प्रश्नोत्तर एक बार देख लेने चाहिए ताकि यदि कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको अच्छे से समझ के लिख सको। यहाँ पर हम केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। तो प्रश्न है निर्धनता का क्या अर्थ है और भारत में निर्धनता के 3 कारण लिखिए। इसका उत्तर है निर्धनता वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य अपने जीवन के आधारभूत या बुनियादी आवश्यकताओं को भी पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाता। निर्धनता के कारण है तो निर्धनता के कारण है राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारण। भारत दीर्घ काल तक विदेशी शासकों के हाथ में रहा, जिसके कारण भी हमारे देश का आर्थिक विकास नहीं हो सका और प्रति व्यक्ति आय कम रही। दूसरा औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने पारंपरिक हस्तशिल्प कार्य को नष्ट कर दिया। तीसरा वस्त्र जैसे उद्योग के विकास को हतोत्साहित किया और चौथा रोजगार के अवसर घटे और आय की वृद्धि दर कम हो गई। और सबसे प्रमुख कारण है जनसंख्या वृद्धि ने प्रति व्यक्ति आय की संवृद्धि दर को कम कर दिया। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है तो इसका उत्तर है निर्धनता का आकलन आय अथवा उपभोग पर आधारित होता है। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए आवश्यक कैलोरी को भी आधार माना जाता है। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तथा नगरीय क्षेत्र में 2100 मतलब 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। तो इस प्रकार से निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है। जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है भारत में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम को लिखिए। तो इसका उत्तर है भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा कुछ योजनाएं शुरू की गई है। तो इसका पहला महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 योजना मनरेगा। इसके बाद दूसरा है प्रधानमंत्री रोजगार योजना और तीसरा है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना और अंत्योदय अन्न योजना। तो ये योजनाएं हैं जो भारत में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत अपनाई गई है। तो इस प्रकार हमने अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए अध्याय 1, 2 और 3 अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिया है। इसके साथ ही बाकी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न जल्द ही आने वाले हैं और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।